Assalamualaikum students, this is me Ms. Fozia Khan, your zoology teacher. Today we are going to start our new chapter, that is biological molecules. Chapter number 2 है आपकी बुक का ये biological molecules. The contents of this chapter are introduction to biochemistry, chemical composition of cell, relation between structure and function of molecules, organic molecules, synthesis of large molecules by condensation, breaking of large molecules by hydrolysis, and the last topic is difference between DNA and RNA. अच्छा, ये चैप्टर है, हम अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस इसको पढ़ेंगे। मैं जो टॉपिक रिड्यूस सिलेबस में नहीं है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, जो है तो वो ये टॉपिक मैंने मेंशन कर दिए हैं। सिर्फ यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है बायोकेमिस्ट्री से का पार्ट है, तो इसलिए सबसे पहले हम जो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री देंगे। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री के बारे में आपने 9th क्लास में भी स्टडी किया है और फर्स्ट ईयर में भी स्टडी किया है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं तमाम केमिकल कॉम्पोनेंट्स और केमिकल प्रोसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है ना। केमिकल कॉम्पोनेंट्स जैसे कि प्रोटीन है, ठीक है ना, मतलब तमाम केमिकल्स के बारे में, तमाम मॉलिक्यूल्स के बारे में जो कि बॉडी में होते हैं, जिससे हमारी बॉडी बनी होती है, ठीक है ना, या वो प्रोसेस जो कि बॉडी में हो रहे होते हैं, ठीक है, केमिकल प्रोसेस, उन सबको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। जैसे मॉलिक्यूल्स है, वाटर है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन क्यों हम स्टडी करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये लाइफ से एसोसिएट करते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो किसी, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो लाइफ से एसोसिएट करती हो, ठीक है ना, और तो हम उसको स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, ठीक है ना। और बायोकेमिस्ट्री में हम तमाम केमिकल्स जो है, केमिकल्स और तमाम केमिकल प्रोसेस जो कि बॉडी में हो रही होती है, ठीक है ना, उनको हम स्टडी करते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। तो आपके बुक में जो है 3 रीज़न दी गई है कि जिसकी वजह से हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रहे होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। कौन कौन से प्रोसेस, फॉर एग्जांपल हम फूड खा रहे होते हैं, फूड खाते हैं क्यों खाते हैं? एनर्जी लेने के लिए। जब फूड खाते हैं वो हमारे बॉडी में अंदर जाता है तो उसका ब्रेक डाउन होता है, उसको बोलते हैं डाइजेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है ना। अब डाइजेस्टिव पार्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं कि ब्लड के साथ मिलते हैं, वहां से ब्लड से मिलने के बाद जो है वो सेल के अंदर जाते हैं और वहां जाके उनका ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। अब जो ये ब्रेक डाउन होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है ना। अच्छा, ये कहाँ होता है? सेल के जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसको पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि वो एटीपी प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, हमें हमें ये तो पता है कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन हम इसको जब मॉलिक्यूल्स लेवल पे देखेंगे तो वो हम बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे कि कैसे जो है कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो है जो यहाँ पे क्या करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं या ग्लूकोज को जो है एटीपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है। तमाम चीज़ें जो है हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं क्योंकि यहाँ पे कौन कौन से केमिकल्स हैं जो ये यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, सेकेंड जो पॉइंट है, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एबनॉर्मल मैकेनिज्म विच लीड टू डिजीज, ठीक है ना। अब ये हमें प्रोवाइड करता है वो तमाम इंफॉर्मेशन एबनॉर्मल मैकेनिज्म। जब आपको नॉर्मल मैकेनिज्म पता हो बॉडी का, ठीक है ना, बॉडी में कि ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है ना, एक नॉर्मल पर्सन है, ह्यूमन है, ठीक है ना, उसमें ये कंडीशन होती है, इसमें ये जो अंदर जो है इसका एनवायरनमेंट ऐसा होता है, ठीक है ना। तो जब आपको नॉर्मल कंडीशन पता होगी तो ऑटोमेटिकली आपको एबनॉर्मल मैकेनिज्म भी पता हो जाएगा, ठीक है ना। कि अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, मैं फॉर एग्जांपल बॉडी में एक चीज़ ए से बी बनना है, बी से सी बनना है और सी से डी बनना है, ठीक है ना। अभी नॉर्मल मैकेनिज्म है, ठीक है ना। अगर ये हो रहा है कि ए तो बन रहा है, ठीक है ना, अब बी भी बन रहा है, बी से सी नहीं बन रहा। जब बी से सी नहीं बन रहा तो जाहिर से डी भी नहीं बनेगा। अब डी का जो जो काम है बॉडी में वो काम भी नहीं होगा, तो मीन्स वो जो है एबनॉर्मलिटीज बॉडी में जो है होने लग जाएगी जो डी का काम था। तो वो काम जब नहीं होगा तो बॉडी में वो एबनॉर्मलिटीज आने शुरू हो जाएंगी। तो जब आपको पता होगा कि ए से बी बनना है, बी से सी बनना है और सी से डी बनना है, तो मीन्स ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, तो ऑटोमेटिकली आपका एबनॉर्मल मैकेनिज्म भी
पता चल जाएगा। तो बायोकेमिस्ट्री की वजह से ही हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एब्नॉर्मल मैकेनिज्म से, जिससे क्या होता है कि डिजीज कैसे हो रही है, डिजीज तक पहुंचने में, डिजीज को डायग्नोज करने तक जो है हम पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो है क्या करता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, ठीक है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि हमें पता नहीं था कि पास्ट में वो कैसे हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब बायोकेमिस्ट्री की वजह से हमें वो मतलब इसकी स्टडी की वजह से हमें पता चल गया कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि अगर हम डेवलपमेंट या रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है ना, तो मेल बॉडी से क्या आता है कि स्पर्म आता है, फीमेल बॉडी से क्या आता है, ओवम आता है, ठीक है ना। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है और सिंगल जायगॉट जो है बन जाता है, ठीक है ना। अब सिंगल इस जायगॉट है, क्या है, जायगॉट बन जाता है, ठीक है ना। जायगॉट क्या है, सिंगल सेल है, मतलब एक वक्त तक हम भी सिंगल सेल थे, अब उसके बाद जो है अब हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी बन गई कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए, हमारी बॉडी में बेशुमार, ठीक है ना, ट्रिलियंस ऑफ सेल है। लेकिन एक सिंगल सेल से ट्रिलियंस ऑफ सेल कैसे बने, कैसे हर सेल का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है ना, कैसे मतलब लिवर सेल है वो डिफरेंट है, हार्ट सेल है वो डिफरेंट है, ब्रेन सेल है वो डिफरेंट है, सारे सेल एक दूसरे डिफरेंट है, कैसे, ठीक है ना, कैसे सब कुछ हुआ या कैसे हुआ, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो है जैसे आपको पता है कि जब बहुत सारे सेल जो आपस में कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू फॉर्म करते हैं, जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होते हैं तो वो जो है ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिक अपना फंक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है कि कैसे पता चला हमें, कैसे उस सेल को पता चलता है कि जो लिवर सेल है इन सेल ने आपस में कंबाइन होकर टिश्यू बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ब्रेन के सेल है उन सेल ने मिलके जो है कंबाइन होकर ब्रेन के टिश्यू बनाने, तो यहाँ पे उन टिश्यू को मिलके जो है ऑर्गन्स फॉर्म करना है, कैसे उनको पता चला, ये सब तमाम चीज़ें जो है हम क्या करते हैं, हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और इससे क्या होता है कि हमें जो बहुत सारी चीज़ें पहले पता नहीं थी अब पता चल गई, कि कैसे जो है सेल एब्नॉर्मल हो जाते हैं और एब्नॉर्मल सेल को हम कैंसर कहते हैं, जिससे कैंसर बन जाता है, ठीक है ना, कैसे उनकी ग्रोथ होती है, तमाम चीज़ें जो है हमने क्या की है कि हमने बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री में ही स्टडी किया है। तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है ना। अब बहुत डिफरेंट कंपाउंड केमिकल कंपाउंड्स है, ठीक है ना, इनको उनको जो है दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। एक को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, द अदर वंस आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम डेफिनेशन अगर दें तो वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ हो, ठीक है ना, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर सिंपल डेफिनेशन देखें, आगे हम इसकी जो है प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है ना। इसमें आपके पास प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है ना। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें या तो कार्बन होगा या तो हाइड्रोजन होगा, मीन्स दोनों एक साथ आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। इसमें वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। तो ये आगे चल के हम जो है इसको जो है सही से इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ओके, मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। अच्छा, हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम, मेटाबॉलिज्म इज अ टर्म फॉर अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिंदगी गुजारने के लिए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म, दो कैटेगरीज है। कौन कौन सी कैटेगरीज है? फर्स्ट वन क्या है, एनाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का कंबाइन होकर एक बड़ा पार्टिकल्स बनाना, ठीक है ना। मीन जो बॉडी में स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो जो आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा पार्टिकल्स बनाए तो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है ना। सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इसमें क्या है कि इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है, एनर्जी यूज होती है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है अमाइनो एसिड, जब बहुत सारे अमाइनो, क्योंकि अमाइनो एसिड क्या है, सब यूनिट है प्रोटीन के, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बना हुआ है। प्रोटीन जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल से अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड की चेन बनती रहेगी, वो बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होंगे तो मिला के क्या बनाएंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे प्रोटीन, जिसको बोलते हैं एनाबोलिज्म। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई चीज बन रही होती है, ठीक है ना। द सेकेंड प्रोसेस इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है कि इसमें ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, से लार्ज पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन होना इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास अमाइनो एसिड की फॉर्म में आ जाएगा,
तो इसको बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म, ठीक है ना। यहाँ ये अच्छा, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है, कोई मॉलिक्यूल टूटता है, और एनाबॉलिज्म में जो है कोई भी मॉलिक्यूल जो है बनता है, ठीक है ना। तो ये दोनों में ये फर्क है, ठीक है ना। देन आपके पास है आपके पास केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है ना। जो अब हमारा जो सेल है वो कैसे कंपोज हुआ है, किन किन केमिकल से जो है कंपोज हुआ है, ठीक है ना। तो ऑल लिविंग बॉडीज आर स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ सेल, जितनी भी लिविंग बॉडीज है वो क्या है, सेल से उनकी बॉडी बनी हुई है, ठीक है ना। और लिविंग सेल जो है उसमें लिविंग मटीरियल होता है, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये आपके पास एक सेल है, ठीक है ना। ये सेल है, इसकी मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए, ठीक है ना, डीएनए, ठीक है ना। अब क्या है कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेल के अंदर जितना भी है, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये तमाम चीजें क्या है, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो बॉडी जो है, कोई भी लिविंग बॉडी जो है सेल से बनी हुई है, और लिविंग सेल में क्या है कि लिविंग मटीरियल होता है, इसको बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। Chemically, it contains 70 to 90% of water. If water is evaporated, the remaining mass is called dry weight of the cell, ठीक है ना, which consists of mainly carbon-containing molecules. These molecules are termed as organic molecules, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम केमिकली देखें तो जो सेल होते हैं वो 70-90% जो है किससे बना हुआ है, ये वाटर से बना हुआ है, ठीक है ना, वाटर से बना हुआ है। अगर तमाम वाटर को हम इससे इवेपोरेट कर दें, इसको निकाल दें, तो हमारे पास जो रिमेनिंग मास जो सेल के अंदर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई वेट ऑफ द सेल। इसको क्या कहेंगे हम, ड्राई वेट ऑफ द सेल। इसमें क्या होता है कि मेनली कार्बन होता है जो ड्राई वेट है, ठीक है ना। कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। मीन्स जितने मॉलिक्यूल होते हैं उसमें मेनली कार्बन होता है, ठीक है ना। The compound produced by living organisms are called biochemicals. ये जो कंपाउंड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बायोकेमिकल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशन है स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के, जो है स्ट्रक्चर में क्या रिलेशन है और क्या फंक्शन है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है ना। तो बायो मॉलिक्यूल्स को जो है डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। कौन कौन से हैं वो, नंबर 1 इज प्रोटीन, नंबर 2 इज कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 इज लिपिड्स, नंबर 4 इज न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, ये क्या है, ये बायोमोलिक्यूल्स है। अब ये सिंगल बायोमोलिक्यूल्स है। फिर जो है वो क्या है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये अच्छा, प्रोटीन तो सिंगल मॉलिक्यूल थी, ये एक बायोमोलिक्यूल हो गया, लेकिन जब अगर प्रोटीन और कार्बन आपस में कंबाइन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। या फिर लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड आपस में कंबाइन हो जाए तो उसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। या फिर प्रोटीन और लिपिड्स आपस में कंबाइन हो जाए तो हम उसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स मीन जब दो मॉलिक्यूल्स जो है, दो बायोमोलिक्यूल जो है आपस में कंबाइन होकर एक फॉर्म करें तो उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है ना, इन परसेंटेज। अब केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं कि कैसे जो है परसेंटेज में हम बात करेंगे कि जो सेल जो है इसमें कौन कौन सी कंपोजिशन है, ठीक है ना। तो आपकी बुक में जो है कुछ मॉलिक्यूल जो है उनका परसेंटेज बताया कि बैक्टीरियल सेल में क्या होते, कितने होते हैं, और मैमेलियन सेल में क्यों होते हैं। अच्छा, ये कंपैरिजन जो है बैक्टीरियल सेल का और मैमेलियन सेल, मैमेलियन में हम भी आते हैं, तो मैमल्स का क्यों दिया गया है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है और मैमेलियन सेल क्या है, यूकैरियोट्स, ठीक है ना। और इसके अलावा ये यूनिसेलुलर है और ये क्या है, मल्टीसेलुलर है, तो दोनों में इसलिए कंपैरिजन दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है बैक्टीरियल सेल में क्या है, 70, यहाँ पे 70 है, प्रोटीन यहाँ 15 है, और यहाँ पे मैमेलियन में क्या है 18, यहाँ ज़्यादा है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है, लिपिड यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग वाटर तो सेम है, लेकिन जो बाकी चीज़ें 3 चीज़ें हैं ये मैमेलियन सेल में क्या है, इंक्रीज है, और इसमें क्या है, कम है। लेकिन डीएनए और आरएनए जो है वो यहाँ देखें तो यहाँ पे ज़्यादा है, 1 है, और आरएनए 6 है, ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि
बैक्टीरियल सेल और यूनिसेलुलर, तो उनके उनके पास कंप्लीट डीएनए और आरएनए होना चाहिए ताकि तमाम फंक्शन और उनके कर सके। लेकिन जो हमारी बॉडी है मल्टी सेलुलर, तो हमारे हर पार्ट के अलग अलग सेल है, वो अपना फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो डीएनए और आरएनए अगर हमारे पास कम भी है तो कोई इससे मसला नहीं है। तो बैक्टीरियल सेल में इसलिए ज़्यादा है इनका इसकी परसेंटेज, क्योंकि वो सिंगल यूनिसेलुलर है और उनका सारा काम जो है डीएनए और आरएनए ही करना है, सारे फंक्शन उन्हें परफॉर्म करने हैं। दूसरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो यहाँ पे सेम है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी यहाँ पे सेम है। तो ये जो है चार्ट दिया गया है आपकी बुक में, तो आपको बस क्या याद रखना है कि डीएनए और आरएनए जो है बैक्टीरियल सेल में इंक्रीज है, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जो है वो क्या है मेमेलियल सेल में, इनकी परसेंटेज जो है इंक्रीज है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। व्हाट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम डेफिनेशन देखें, इसकी प्रीवियस डेफिनेशन देखें, तो जो पुरानी डेफिनेशन थी जो कि अब चेंज हो चुकी है, लेकिन जो प्रीवियस डेफिनेशन थी वो ये डेफिनेशन थी कि ये वो मॉलिक्यूल्स है जिनको जो है सिर्फ लिविंग सेल के अंदर बनाया जा सकता है या फिर लिविंग सेल के अंदर बनते हो, तो उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। लेकिन क्या हुआ कि आजकल जो है ऑर्गेनिक जो केमिस्ट होते हैं, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जो है लेबोरेटरी में भी जो है बना सकते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट कैन सिंथेसाइज मैनी ऑफ दीज मॉलिक्यूल इन लेबोरेटरी में बना रहे हैं और बना सकते हैं। तो इसलिए अब इसकी डेफिनेशन जो प्रीवियस डेफिनेशन थी, अब ये जो है चेंज हो गई है, अब न्यू डेफिनेशन आई है। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, वो क्या है? वो है द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बन एज बेसिक एलिमेंट बॉन्डेड कोवेलेंटली विद हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले डेफिनेशन की थी कि वो मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन जो है बेसिक एलिमेंट हो, ठीक है ना, हाइड्रोजन के साथ दोनों में जो है कोवेलेंट बॉन्ड हो, ठीक है ना। मींस कार्बन और हाइड्रोजन जो है एक साथ पाए जाते हैं, उनमें कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लार्ज होते हैं और जो है ना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। लार्ज साइज होते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। तो दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है आर दोज विच डू नॉट कंटेन कार्बन एज बेसिक एलिमेंट और इन विच हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड विद कार्बन। सिंपल अगर हम डेफिनेशन देखें तो मतलब वो मॉलिक्यूल्स में इसमें क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ जो है नहीं पाए जाते हो, ठीक है ना। या तो कार्बन होगा तो हाइड्रोजन नहीं होगा, या हाइड्रोजन होगा तो कार्बन नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनमें जो है कोई बॉन्ड नहीं होता, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन आप यहाँ देखिए आपके पास यहाँ कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। देन आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें यहाँ पे कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। और सिर्फ यहाँ पे वाटर H2O, यहाँ भी आपके पास हाइड्रोजन है लेकिन क्या है, कार्बन नहीं है। तो मतलब वो मॉलिक्यूल जिनमें दोनों हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ ना पाए जाते हो, उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज सिंथेसाइज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय कंडेंसेशन, ठीक है ना। लार्ज मॉलिक्यूल्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं, कैसे बनते हैं, तो कौन से प्रोसेस से, कंडेंसेशन प्रोसेस से, उसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, वो द मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड कैरी आउट एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स आर ह्यूज एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अच्छा, वो मॉलिक्यूल जो कि स्ट्रक्चर फॉर्म बनाते हैं किसी भी सेल का, या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं और हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं, इसको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। जैसे कि मैक्रो का आपको पता है कि मैक्रो का वर्ड जो है बड़े के लिए ही होता है, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। These macromolecules are composed of large number of low molecular weight building block are subunit called monomers, e.g. amino acid. For example जो है यहाँ पे अमाइनो एसिड आपको दी गई है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है ना, ये बहुत सारे जो है लो मॉलिक्यूलर वेट या बिल्डिंग ब्लॉक कह रहे हैं आप, कि उनसे बने हुए सब यूनिट से बने हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं मोनोमर्स, ठीक है ना। अच्छा, these macromers are called polymers. Poly means many and mers means molecule, ठीक है ना। अच्छा, इन मैक्रोमोर्स को जो है पॉलीमर्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। पॉली का मतलब होता है मैनी और मेयर्स का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। वो क्या है, उसको वो बहुत सारे सब यूनिट से बने होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जो हमने पहले बात की, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं मोनोमर्स। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मैक्रोमर्स, ठीक है ना।
तो ये बहुत से छोटे मैक्रोमर्स और इसके अलावा इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉलीमर्स है, ठीक है ना, और ये बहुत सारे सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है प्रोटीन। जैसे कि अमाइनो एसिड जो है आपस में कंबाइन होकर जो है प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो जो अमाइनो एसिड है वो क्या है, वो है मोनोमर्स, ठीक है ना। तो जो बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, पॉलीमर होगा। जिसका सब यूनिट होगा जिससे वो बना हुआ है उसको बोलेंगे हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको बोलेंगे हम मोनोमर्स, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लीजिए, जैसे कि नेकलेस जो होता है, ठीक है ना, जो मोतियों वाला, जो पर्ल्स वाला जो नेकलेस होता है गर्ल्स जो पहनती है, ठीक है ना। अब वो पूरा जो वो नेकलेस है, पूरा जो वो बीड से बना हुआ जो नेकलेस है उसको हम बोलेंगे वो पॉलीमर्स है। और इसका एक एक बीड जो है जिससे मिलके वो बना हुआ है वो क्या है, वो है मोनोमर्स, ठीक है ना। इस तरह जो है अगर आप अपने रूम में आपकी वॉल देख लें, ठीक है ना, तो वॉल, कंप्लीट वॉल जो है वो क्या है, पॉलीमर्स है। और ये वो किससे मिलके बना हुआ है, बहुत सारी ईंटों से मिलके बना हुआ है। पहले एक ईंट रखी, फिर दूसरी ईंट रखी, फिर तीसरी ईंट रखी। वो जो ईंटें हैं, ठीक है ना, वो जो ब्रिक्स है, ठीक है ना, वो क्या है, वो है मोनोमर्स। तो आपने इस तरह इसको याद रखना है, ठीक है ना। ओके, macromers can be divided into 4 categories. Number 1 is protein, number 2 is polysaccharides, कार्बोहाइड्रेट जो है, ठीक है ना। पॉली मीन्स मैनी, एसिटाइड मीन्स शुगर, ठीक है ना। नंबर 3 इज लिपिड्स एंड नंबर 4 इज न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए और आरएनए आ जाता है, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये मैक्रोमर्स है, ठीक है ना। अब ये मैक्रोमर्स जो है ये बहुत सारे जो है ये मैक्रोमर्स कहते हैं इसको, या फिर जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत सारे जो है मोनोमर्स सब यूनिट से बने हुए हैं, ठीक है। इसको तो ये क्या है, ये पॉलीमर्स से, अब ये बहुत सारे मोनोमर्स से बने होंगे, सब यूनिट से बने होंगे। तो जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन आर कंपोज ऑफ सब यूनिट कॉल्ड अमाइनो एसिड। प्रोटीन किससे बना हुआ है, इसका जो ये क्या है, प्रोटीन क्या है, ये पॉलीमर्स है, इसका मोनोमर्स क्या है, अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। देन है पॉलीसेक्राइड्स, ये क्या है, कंपोज ऑफ मोनोसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जो है ये क्या है, पॉलीमर्स है। और इसका मोनोमर्स क्या है, मोनोसेक्राइड। बहुत सारे मोनोसेक्राइड जो है मिलके आपस में बना के मिलके कंबाइन होते हैं तो पॉलीमर पॉलीसेक्राइड फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। देन जो है आपके पास फैट है। अब फैट क्या है, लिपिड जो है ये क्या है, ये पॉलीमर्स है, ये बड़ा मॉलिक्यूल्स है। और ये बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स कहते हैं। ये फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल से मिलके बना हुआ है। देन द लास्ट वन इज न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये किससे बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है ये पॉलीमर्स है और ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। जैसे डीएनए आ रहे हैं तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो ये पॉलीमर्स है और ये क्या है, मोनोमर्स है, ठीक है ना। तो मीन्स कोई भी बड़ा जो मॉलिक्यूल होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जो बड़ा मॉलिक्यूल उसको हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं या पॉलीमर्स कहते हैं। जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम मोनोमर्स कहते हैं, सब यूनिट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास एक चार्ट है, ये कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर्स क्या है, स्टार्च है। और ये और जो है सब यूनिट से किससे बना हुआ है, मोनोसेक्राइड से, ठीक है ना। इसको जो है आप छोड़ दें, ठीक है ना। देन है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है इसमें क्या होता है कि डीएनए, डीएनए से क्या है, पॉलीमर्स है। और इसका जो मोनोमर है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। देन प्रोटीन है, प्रोटीन का जो पॉलीमर वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। तो ये किससे, इसके सब यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड, ठीक है ना, जो कि मोनोमर्स है। लिपिड्स जो है ये क्या, ट्राइग्लिसराइड, इसका जो है ये पॉलीमर है। और इसका मोनोमर या फिर सब यूनिट क्या है, फैटी एसिड। तो मेन जो बात है वो क्या है कि मैक्रोमोलिक्यूल जो है किससे बने हुए, बहुत सारे मोनोमर से बने हुए हैं, लेकिन जैसे कि एग्जांपल अगर हम बात करें कि बहुत सारे एक बड़ी ट्रेन जो है वो क्या है, पॉलीमर है। इसके जो अलग अलग कैबिनेट है, उसके अलग जो डब्बे हैं, बॉक्सेस जो है वो क्या है, वो मोनोमर है। मतलब बहुत सारे बॉक्सेस से मिलकर जो एक ट्रेन बनी हुई है, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन है जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है ना, तमाम ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बीइंग तक। अच्छा, ये पॉइंट जो है मैं आपको समझाती हूँ थोड़े पहले। ये देखिए, द जॉइनिंग ऑफ टू मोनोमर, जब दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन, ठीक है ना। जब भी कोई दो मोनोमर्स जो है स्मॉल यूनिट जो है आपस में कंबाइन होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। अच्छा, इस टाइप की जो कंडेंसेशन है उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, सिंथेसाइज बिकॉज वाटर इज रिमूव, ठीक है, डिहाइड्रेशन एंड बॉन्ड इज मेड सिंथेसाइज, ठीक है ना। अच्छा, क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो मोनोमर्स है, ठीक है ना। ये दो मोनोमर्स है, ये आपके पास दो मोनोमर्स है, ठीक है ना।
अब क्या होता है कि ये दोनों जो मोनोमर्स है आपस में कंबाइन होना चाहते हैं। अब जब ये कंबाइन हो जाएंगे इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि ये कंबाइन नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है। स्टेबल मतलब इनके पास जगह नहीं है कि ये आपस में कंबाइन हो सके, ना इसके पास प्लेस है ना इसके पास प्लेस है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ले, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में गए, आपके दोनों शॉपर में जो है, दोनों हाथों में आपके पास शॉपर बड़े हुए, बैग्स बड़े हुए, शॉपिंग करते हुए, तो आपसे कोई आपका दोस्त या आपकी कोई फ्रेंड जो है आपसे मिल लेती है, तो आप उससे हाथ मिलाना चाहेंगे, लेकिन आपके दोनों हाथ में तो क्या है, शॉपर्स हैं। अब कैसे आप उनसे हाथ मिला पाएंगे? तो आप उससे हाथ नहीं मिला पाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको पहले शॉपर रखने पड़ेंगे, फिर उससे हाथ मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेम इनके पास भी जो है, इनके पास जगह नहीं होती कि आपस में मिल सके, क्योंकि इसके पास जो है H है और इसके पास क्या है, OH ग्रुप है, ठीक है ना। OH ग्रुप है, ठीक है। तो क्या करेगा कि ये जो है, ये जो मोनोमर है, ये क्या करेगा, ये रिमूव करेगा, H को रिमूव करेगा, और ये जो मोनोमर है ये क्या करेगा, ये OH को रिमूव करेगा, OH को, ठीक है ना। अब ये जो OH और H और OH ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये H2O बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। मीन्स इन्होंने इसने एक मोनोमर्स ने क्या रिमूव किया, इसने OH रिमूव किया, दूसरे मोनोमर ने क्या रिमूव किया, दूसरे मोनोमर ने जो है H रिमूव किया। ये जो पॉइंट में कहती है ना, मैं आपको बात समझाऊंगी, ठीक है ना। टू मोनोमर्स है, ज्वाइन होते हैं आपस में कैसे, जब एक रिमूव करेगा, एक मोनोमर रिमूव करेगा OH ग्रुप, दूसरा मोनोमर रिमूव करेगा H ग्रुप। जब ये रिमूव कर देंगे तो अब इनके पास क्या बन जाएगा, इनके पास जो है अब जगह बन गई है, ठीक है ना। जब ये जगह बन जाएगी तो ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, मीन्स ये आपस में कंबाइन हो गए। तो जब दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, ठीक है ना। इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज क्यों कहते हैं, सिंथेसाइज क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे कुछ बन रहा है, ठीक है ना। दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन हो रहे, बन रहे हैं, ठीक है ना। और क्या बन रहा है, यहाँ पे वाटर बन रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोले डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी निकल रहा है, तो हम क्या करें, डिहाइड्रेशन हो रही है, क्योंकि वाटर रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रेशन इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। और एक बॉन्ड बन रहा है, दो मोनोमर्स के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, इसको इसलिए हम बोलते हैं सिंथेसाइज, जिसको नाम देगा डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। कंडेंसेशन जो है, जो कंडेंसेशन हमेशा जो है किसी प्रॉपर एंजाइम्स के एक्ट करने से जो है परफॉर्म, ये प्रोसेस जो है होता है। और कुछ इसमें क्या होता है कि ATP भी यूज होती है, ठीक है ना, एनर्जी भी यूज होती है, और कुछ एंजाइम होते हैं जो कि कंडेंसेशन करवाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें आप, कंडेंसेशन के मोनोमर जो है ज्वाइन होते हैं, क्या कर, बाय रिमूविंग OH ग्रुप रिमूव करता है एक मोनोमर, और H ग्रुप रिमूव करता है दूसरा मोनोमर। फिर इसके बाद जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो ये मोनोमर 1 है, ये मोनोमर 2 है, इनके पास OH ग्रुप है, इसके पास H ग्रुप है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेगा, यहाँ ये OH को रिमूव करेगा, ये H को रिमूव करेगा, जब रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा, वाटर, मतलब वाटर रिमूव हुआ, दोनों आपस में जो है बॉन्ड बना लेंगे। तो ये जो है कॉर्नर बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज। मीन्स यहाँ वाटर निकल रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है, और सिंथेसाइज एक बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए हम बोले सिंथेसाइज, ठीक है ना। सो दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है ना। ये आज हम टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे जो हमारे पास सिर्फ 2 ही टॉपिक रहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना, और DNA और RNA के दरमियान डिफरेंस, ठीक है ना। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इसको। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।